हेलो एस्पिरेंट, हम जून 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट जो PYQ आया था जून में, वो है द करेक्ट टॉपिसिटी ऑफ HA एंड HC इन दी फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। सो सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को समझना है कि आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, टॉपिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो जिसका मतलब क्या होता है, जो स्पेटल रिलेशनशिप होती है एटम एंड सब्सटेंट के बीच में ऑन अ मॉलिक्यूल्स को हम टॉपिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिसिटी के कॉन्सेप्ट में हम प्रोकायरलिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, प्रोकायरलिटी मीन्स एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट है जो रेफर करता है प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कायरल मॉलिक्यूल बाय रिप्लेसिंग अ सिंगल एटम और ग्रुप। राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखें HA एंड HC के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमारे पास टॉपिसिटी पूछी गई है, इस स्टेटमेंट में हमने करेक्ट वो टॉपिसिटी ऑर्डर देना है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसका। तो HA आपका यहाँ पर इस पोजीशन पे है, HC इस पोजीशन पे है, हमें ये फिगर में अच्छे से दिखाई दे रहा है। राइट। तो यहाँ पर आप देखिए इन चार के चार स्टेटमेंट में जो आपके पास ऑप्शन है, इस सभी में प्रो आर, प्रो आर दिए गए हैं HA एंड HC के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है प्रो आर एंड प्रो एस का। जब आपके पास तो आइडेंटिकल ग्रुप, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लेंगे 2 हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लिया 2 हाइड्रोजन एटम का। व्हेन 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू अ प्रोकायरल सेंटर, जब 2 आइडेंटिकल ग्रुप अटैच्ड होंगे कहाँ, प्रोकायरल सेंटर में, दिस हाइड्रोजन्स आर लेबल्ड एज प्रो एस एंड प्रो आर। तो इन हाइड्रोजन को हम कैसे लेबल करेंगे, प्रो आर एंड प्रो एस से लेबल करते हैं, जो कि आपके पास बेस्ड होता है प्रायोरिटी रूल्स के अनुसार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वो आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें आपके पास जो HA है ये है जो वो इक्वल है HC के, और HC इक्वल है आपके पास प्रो आर के। ठीक है, तो राइट स्टेटमेंट है आपके पास ऑप्शन नंबर 1। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक आपके पास डेटा दिया गया है एक टेबल के अंदर, जो कि ये टेबल हमारे पास यहाँ पे शोन है। ठीक है, इस टेबल के अंदर आपके पास आयंस दिए गए हैं। आयन में आपके पास OH एनायन रहेगा। ठीक है, Cl एनायन, Br एनायन, SO4 2 नेगेटिव एनायन। ठीक है, तो ये एनायन का टेबल यहाँ पर दिया गया है, और इनकी आयोनिक मोबिलिटीज आप पर यहाँ पर देखने को मिलती है। OH नेगेटिव की है 20.6, क्लोरीन नेगेटिव की है 7.9 एंड Br नेगेटिव की है 8.1 एंड SO4 2 नेगेटिव की है 8.3। तो यहाँ पर हमने बताना है द करेक्ट ऑर्डर फॉर एन इफेक्टिव रेडियस ऑफ एन एनाइन इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इफेक्टिव रेडियस क्या है एनाइंस की, वो हमने इस क्वेश्चन में बताना है। राइट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये रेफर करता है टू द स्पीड एट विच एन आयन मूव्स थ्रू अ सॉल्वेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, आयनिक मोबिलिटी एक ऐसी स्पीड है, ठीक है, जिसमें आयंस मूव करते हैं एक सॉल्वेंट के अंदर जब उसमें इन्फ्लुएंस की जाती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट। तो फ्रॉम द टेबल हम यहाँ पे टेबल से समझेंगे। जैसे आपके पास OH नेगेटिव है, ये आपके पास एक एनाइन है, इसके पास क्या है, हाईएस्ट मोबिलिटी है। क्यों है हाईएस्ट मोबिलिटी, क्योंकि ये कितनी इंडिकेट करे 20.6, और 20.6 इंटू इसको हम करेंगे 20.6 इंटू 10⁻⁻8, और जो इसके सिंबल है इनको हम इसमें साथ में लिख देंगे। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर पर वोल्ट, ये यहाँ पर आपने लिखना है। ये इंडिकेट क्या करा है, आप देखिए इसकी क्या है, हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी है, जिसकी वजह से इंडिकेट करता है कि इसके पास क्या है, स्मॉलेस्ट इफेक्टिव रेडियस है। इफेक्टिव रेडियस को हमने यहाँ पर जस्टिफाई करना है करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, तो इससे आयनिक मोबिलिटी अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, सबसे कम इफेक्टिव रेडियस होगी अमंग दी गिवन एनाइंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड नंबर पे आपके पास हाईएस्ट जो आयनिक स्टेबिलिटी है या आयनिक मोबिलिटी है वो है 8.3।
ठीक है। SO4 2 नेगेटिव के पास यहाँ पर क्या है, इन दोनों को कंपैरिजन में ज़्यादा आयनिक मोबिलिटी है, बट इसके साथ जब कंपेयर करें तो लोअर आयनिक मोबिलिटी इसकी रहती है, जो इंडिकेट करता है इट्स हैज द इफेक्टिव रेडियस एंड स्मॉलर देन Br एंड Cl नेगेटिव। मीन्स सीधी सी बात है, इसके पास भी क्या होगी, कम इफेक्टिव रेडियस होगी। ठीक है, बट इन दोनों से तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि इनके पास आयनिक मोबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो आप यहाँ से अगर देखें तो सबसे कम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्लोरीन की आयनिक मोबिलिटी 7.9 है। सबसे कम अगर इसके पास आयनिक मोबिलिटी है, मीन्स इसके पास क्या है, लार्जर इफेक्टिव रेडियाई या फिर रेडियस है, एज वी कंपेयर इट विद दी OH नेगेटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। जब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो इसके पास होती है लोअर आयनिक मोबिलिटी, वो इंडिकेट करा है इट हैज़ लार्जर इफेक्टिव रेडियाई कंपेयर टू OH नेगेटिव एंड SO4 2 नेगेटिव या फिर Br नेगेटिव भी हम कह सकते हैं। सबसे कम इसके पास है, तो हमने देना है करेक्ट ऑर्डर। तो हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन को समझने के बाद हम इसमें से एक ऑप्शन को चूज़ करेंगे, जो कि आपके पास राइट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको पता ही होगा कि इसमें कौन सी राइट ऑप्शन होगी। स्टेटमेंट को अगर आपने देखा तो OH सबसे ज़्यादा है, फिर SO2, Br नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। मीन्स इसके पास क्या है, सबसे कम इफेक्टिव रेडियस है, फिर इसके पास है, फिर इसके पास है, फिर इसके पास है। तो राइट ऑप्शन आपके पास ये रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए OH नेगेटिव ये दो ऑप्शन सिमिलर थी, बट इसमें साइन था ग्रेटर का एंड लेस देन का, लेस का और ग्रेटर का। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमने ये ऑप्शन क्यों चूज़ की। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो रहता है वो रहता है मैच द कॉलम्स का। ठीक है, कॉलम 1 को हमने मैच करना है कॉलम 2 से। ठीक है, तो कॉलम 1 यहाँ पर दिया गया है, कॉलम 2 यहाँ पर। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, ये एप्सिलॉन, ये आपके पास क्या रिजेंबल यहाँ पर क्या शो करा है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट को, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं M-1 सेंटीमीटर -1 से। ठीक है, इस वे में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स इसका ये यूनिट है। ठीक है, और जो वैल्यू है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट की, वो डिपेंड करती है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, इट्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड द एनवायरनमेंट सराउंडिंग द मॉलिक्यूल। राइट, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 4 आपके पास कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसको जो इसकी वैल्यू है वो रहेगी अराउंड 10⁴ के आसपास। फिर सेकंड है आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फिर है टेट्राहेड्रल, और इस कॉम्प्लेक्स में आपके पास होती है स्पिन फॉरबिडन डी ट्रांजिशंस। और सी वाले में आपके पास होती है ऑक्टाहेड्रल, सॉरी ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसके पास होती है स्पिन अलाउड। इसके पास फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती है, इसके पास अलाउड ट्रांजिशन होती है। उसी प्रकार आपके पास जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है, इसके पास होती है स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस। ठीक है, ये हमने ट्रांजिशन की बात की। राइट, अब हम मैच करेंगे कॉलम 1 को कॉलम 2 से। ठीक है, कि इसकी कितनी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट होती है। TiCl62 नेगेटिव की तो हमें मालूम है 10⁴ होती है। ठीक है, अब हम रिमेनिंग जो आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं उसको मैच करके देखेंगे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो रहेगी ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट का आपके पास जो एब्जॉर्प्शन आएगी वो आएगी 10⁴। सेकंड का होगा 4, मीन्स 10 के पास आपके पास आएगी। थर्ड में आपके पास आएगा 500 M-1 सेंटीमीटर -1, एंड जो डी है उसका आएगा 0.02 M-1 सेंटीमीटर -1 इसके पास मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर 4। उसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिमेट्री नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ rotational subgroups of the molecular point group to which a molecule belongs. The symmetry number of BCl3 is. तो किसका यहाँ पर सिमेट्री नंबर पूछा गया है, BCl3 का। तो आप यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट है ये कुछ नहीं है, आपके पास सिमेट्री नंबर की डेफिनेशन दी गई है पूरी की पूरी। तो सिमेट्री नंबर की डेफिनेशन हमें क्या बताती है, सिमेट्री नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द, ये क्या डिफाइन कर रहा है, it defined as the order of rotational subgroup of the molecular point group to which a molecule belongs. Right, and symmetry number of BCl3 जिसे हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर
ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ पे ये इसकी स्ट्रक्चर रहती है। ठीक है, और ये बिलोंग करता है आपके पास D3H पॉइंट ग्रुप को। ठीक है, पॉइंट ग्रुप को ये डिनोट करा है D3H को, जिसका आपके पास सिमेट्री नंबर होता है 6। तो राइट ऑप्शन हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 3, 6 इसके पास सिमेट्री नंबर रहेगा BCl3 के लिए। ठीक है, और पॉइंट ग्रुप की बात करें, यहाँ पे पॉइंट ग्रुप का जिक्र हुआ है तो इसकी जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं पॉइंट ग्रुप। ठीक है, और उसके सिमेट्री नंबर क्या क्या होते हैं। पॉइंट ग्रुप सबसे पहले हम लिखेंगे C1। C1 का जो सिमेट्री नंबर होता है वो रहता है 1। फिर हम बात करते हैं CNV की। CNV का पॉइंट ग्रुप रहता है N एंड DNH। D3H था ना अभी हमारे पास, तो उसको हम करेंगे 2 × N, मतलब कि यहाँ पर आप देखिए BCl3 था तो 3 × 2 हमने किया तो सिमेट्री नंबर इसका आ गया था 6। ठीक है, क्योंकि इसका DNH पॉइंट ग्रुप था। राइट, ये हो गया DNH। उसके बाद आता है आपके पास पॉइंट ग्रुप TD। TD का जो सिमेट्री नंबर होता है वो होता है 12। TD का रहेगा आपके पास 12 एंड जो OH पॉइंट ग्रुप है उसका सिमेट्री नंबर रहता है 24। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट ग्रुप्स थे और इसके सिमेट्री नंबर। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि इसका 6 हमने क्यों लिया। आपके पास N यहाँ पे क्या था, क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने मॉलिक्यूल थे, 3। 3 × 2 हो गया आपके पास 6। इस वजह से आपके पास जो BCl3 था उसका सिमेट्री नंबर आ जाता है 6। राइट, यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ कीटोन आर। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दी गई है, स्ट्रक्चर A एंड स्ट्रक्चर B। ठीक है, इन दोनों स्ट्रक्चर में आपने जो करेक्ट स्टेटमेंट इसके लिए बैठती है कीटोन के लिए वो हमने बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ों का यूज़ किया गया है, DMSO। DMSO का मतलब क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, एक कलरलेस कंपाउंड है, पोलर सॉल्वेंट जैसे DMS यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि जो कन्फॉर्मर A है वो फेवर करता है बिकॉज ऑफ द अपोजिंग डायपोल इंट्रैक्शन। किसकी वजह से फेवर कर रहा है, अपोजिंग डायपोल इंट्रैक्शन की वजह से वो फेवर कर रहा है बिटवीन द हाइड्रोक्साइल एंड द कार्बोनाइल ग्रुप्स। दिस इंडिकेट्स द दिस मिनिमाइज द डायपोल रिपल्शन। सो अवर जो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी वो रहेगी ऑप्शन नंबर A। तो ऑप्शन नंबर A तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। ठीक है, एंड जो हम सेकंड हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगी वो है इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन यहाँ पर आप देखिए, आइसोऑक्टेन और DMSO दो ही स्टेटमेंट यूज़ की गई है। तो आइसोऑक्टेन यहाँ पर रहता है आपके पास 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा इस वे में 1 2। ओके, यहाँ पर आ जाएगा CH3 हम किसका डायग्राम बना रहे हैं, आइसोऑक्टेन का। ठीक है, ये इस तरीके से आपके पास बनेगा। यहाँ पर आपने CH3 एंड CH3 लिख देना है। ठीक है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है आपके पास आइसोऑक्टेन, और DMSO कैसा था, एक पोलर सॉल्वेंट था और वो फेवर कर रहा था कॉन्फॉर्मर A को, जिसकी वजह से डायपोल इंट्रैक्शन अपोज कर रही थी हाइड्रोक्साइल एंड कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, और उसकी वजह से आपके पास मिनिमाइज हो रही थी डायपोल रिपल्शन, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर A ट्रू थी। ठीक है, उसी प्रकार हमने ऑप्शन नंबर, आपका करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ पहले, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 1 और 4। 1 और 4 इस जो आपके पास यहाँ पर कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं इसमें फिट बैठते हैं। ठीक है, उसी की एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा रही हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर देखिए क्या बात की गई है कि जो B है वो प्रीडोमिनेट हो रहा है इन आइसोऑक्टेन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से B प्रीडोमिनेट्स हो रहा है आइसोऑक्टेन में। तो आइसोऑक्टेन आपके पास एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, जिसमें कि आपके पास जो कन्फॉर्मर B है वो फेवर करता है बिकॉज ऑफ द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। right, because of the intra-hydrogen molecular bonding between the carbonyl oxygen and the hydroxyl group. This is stabilized in the absence of solvent interference, जिसकी वजह से आपके पास
स्टेटमेंट हमारी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट रहेगी। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? 1 and 4 आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस कंपाउंड। इन कंपाउंड के लिए आपके पास ये 2 स्टेटमेंट राइट है। ओके, एंड जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंसी इन दी एक्स एंड एफ। एक्स यहाँ पर क्या है? हेलोजन। ठीक है, एक्स मतलब यहाँ पर एक्स हेलोजन में से कुछ भी आ सकता है आपके पास। ये एक्स है, नॉट अल्फा। एक्स में आपके पास ब्रोमीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, ठीक है, क्लोरीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है जो आपके पास हेलोजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताना है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंसी को यहाँ पर हमने शो करना है। तो जो ये ऑर्डर है ये बेस्ड होगा ऑन दी increasing number of fluorine atoms attached to the central atom and the corresponding increase in covalency। तो यहाँ पर बार बार कोवेलेंसी टर्म का यूज हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोवेलेंसी क्या होती है। कोवेलेंसी इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स between atoms to create a stable electronic configuration which result in the formation of a molecule। मीन्स कोवेलेंसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं एटम के बीच में और वो क्रिएट कर रहा है एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, जिसकी वजह से आपके पास फॉर्मेशन होती है एक मॉलिक्यूल की। उसको हम कोवेलेंसी कहते हैं। और जो आपके पास यहाँ पे एक्स एंड एफ बॉन्ड के बीच कोवेलेंसी है उसका जो ऑर्डर रहेगा, करेक्ट ऑर्डर, वो डिपेंड करेगा आपके पास कि कितने आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम अटैच्ड है सेंट्रल एटम से। मीन्स हमने देखना है क्या, यहाँ पर आप देखिए F4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 4 5 7 6 7 6 5 4 7 4 5 6। तो आप देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने बोला है कि फ्लोरीन के जो आपके पास एटम इंक्रीज होंगे सेंट्रल एटम की तरफ। सीधी सी बात है, आपने देखना है कि फ्लोरीन का जो ऑर्डर है 4 5 6 7 इस वे में चलना चाहिए। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको साफ साफ दिख रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर जो आपके पास 1 है वो आपके पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंसी शो करा है एक्स एफ बॉन्ड में। ठीक है, क्यों? SiF4। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फिर 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास कोवेलेंसी की स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो राइट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।